आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होगी। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियों के साथ साथ कहां-कहां खामी रह गई है, कमी रह गई है, उस पर भी मंथन होगा और साथ ही आगामी महीने में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी के बड़े नेताओं, पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन भर ये बैठक चलेगी और इस पर राजनीति के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। जो शेड्यूल है वो बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर से शुरुआत होगी इस बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है, इस पर भी योजना बनेगी। तो देखिए, बहुत अहम है ये चुनाव के बाद कार्य समिति की बैठक, जिसमें हर एक एलिमेंट पर चर्चा होनी है। कार्य समिति की इस बैठक में तमाम पदाधिकारी, हर बड़े नाम और सदस्यों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि मौका है निकाय चुनाव की रणनीति के साथ साथ मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में 2024 के मद्देनजर किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है और सरकारी योजनाओं का जो खासकर केंद्र से संचालित होती हैं, उनका लाभ उन्हें कैसे मिला है, ये बताना होगा। इसकी रणनीति पर चर्चा होनी है। कार्य समिति की यह बैठक 10 बजे शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र देव सिंह करेंगे अध्यक्ष होने के नाते, और इसके अलावा देखिए 600 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। लखनऊ में आज हलचल बढ़ जाएगी। 10 बजे के बाद कार्य समिति की इस बैठक पर नजर रहेगी। योगी सरकार किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने की उपलब्धियों को गिनवाने की रणनीति तैयार करेगी, ये देखना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर से इस बैठक की शुरुआत 10 बजे से हो जाएगी। लोकेशन है और यहीं पर रणनीति बनाई जाएगी। निकाय चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, और 8 साल जब पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, तो किस तरीके से जनता तक उपलब्धियों को गिनवाया जाए, ये है अहम। और देखिए 600 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुभव के पास डिटेल्स हैं कि किस तरीके से इस बैठक का खाका तैयार किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या अहम चीजें हैं जिसे लेकर के इस पूरे बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया, बुलाया गया है। जी अनुभव। देखिए, बिल्कुल ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, 10 बजे शुरू होगी और ये अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर जो है वहीं पर शुरू हो रही है। और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल हो रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से हम कहें तो बहुमत मिला और दोबारा सत्ता में आई वो सरकार, तो उस पर एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। जितने भी देखिए जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, ये सारे लोग तो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जितने मंत्री हैं सरकार के, वो सभी लोग शामिल होंगे। हाँ, ये है कि उनमें से भी विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं उनको भी बुलाया जाएगा। अच्छा। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो तकरीबन 600 के आसपास कुल ये सदस्य शामिल होंगे जो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। वैसे तो हर 6 महीने पर ये कार्य समिति होनी चाहिए, ये प्रावधान है, लेकिन पिछले वर्ष चूंकि चुनाव भी था, कोरोना भी था, इसलिए 1 वर्ष पहले ये हुआ था प्रदेश कार्य समिति की बैठक और तब राजनाथ सिंह ने इसका शुरुआत की थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, सांगठनिक स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किन किन चीज़ों को लेकर अभियान चलाया जाएगा, उन सारी चीज़ों पर इस कार्य समिति में आज हम कहें इस बैठक में तय होगा। और देखिए जो सांगठनिक कार्यक्रम होंगे उसकी जानकारी महामंत्री संगठन सुनील बंसल देंगे। अध्यक्षीय अगर हम कहें तो जो भाषण है वो तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह देंगे, क्योंकि अभी तक तो वर्तमान में वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे तो वो भी उद्घाटन भाषण देंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी का आगे का क्या एजेंडा है, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, इन सारी चीजों पर ये कार्य समिति भी कहा जाता है अनुभव कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। आने वाले चुनाव पर हमेशा उनकी नजर रहती है और किस तरीके से उसके लिए रणनीति तैयार किया जाए, छोटे छोटे कदम बराबर उठाते रहें,
यही देखा जाता है बीजेपी की ओर से। तो जिस तरीके की तस्वीरें आएंगी, जानकारी आएंगी, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनुभव, जो जानकारी अभी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। तो समझना होगा कि इस तरीके से यूपी भाजपा का एजेंडा सामने आ रहा है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कार्य समिति की इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है। देखिए, जीत के बाद ये पहली बैठक है कार्य समिति की। सुबह 10 बजे का वक्त है जब ये बड़ी बैठक शुरू होगी। कहां होगी? अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में। पार्टी के बड़े नेता, संगठन के बड़े पदाधिकारी, उनकी मौजूदगी दर्ज होगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा होनी है। उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया कैसे जाए, इस पर योजना बनेगी। और अगले 3 महीने में हर जिले में रैली होगी। जहां जीत से चूके वहां पर विशेष चर्चा होगी। तो देखिए, भाजपा की तरफ से आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी कर सकती है, क्योंकि 31 जुलाई राज्यसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन जिन नामों पर चर्चा है वो भी हम आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर का नाम भी चर्चा में है। राधा मोहन दास, संजय सेठ, प्रियंका रावत भी हो सकती हैं प्रत्याशी। सूत्रों से ये पता चल रहा है। तो इंतजार कल भी था और आज खबर आ रही है कि 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, 8 सीटों पर बीजेपी की राह बहुत आसान है संख्या बल के हिसाब से। और अब देखना होगा कि इन 8 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। चर्चा जिनकी चल रही है वो भी हम आपको बताते चले। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, प्रियंका रावत हैं, संजय सेठ हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हालांकि नाम पर मुहर औपचारिक घोषणा के बाद ही लगेगी। तो देखिए, आज भाजपा प्रत्याशियों के नाम जारी हो सकते हैं और बताया यह जा रहा है कि यूपी बीजेपी ने संसदीय बोर्ड को 14 नाम का पैनल भेजा है और सूत्रों का दावा यह है कि 8 नाम पर फाइनल मुहर लगी है। औपचारिक घोषणा बाकी है, इसी का इंतजार हो रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और सपा की अगर आप बात करें तो 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और उनके लिए 3 सीट पर फाइट ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 11वीं सीट पर फाइट की स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि अब 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। तो कम से कम 7 सीटों पर जहां बीजेपी की तरफ से कोई फाइट की सिचुएशन नहीं बनती है, वो नाम कौन होंगे, इसी का इंतजार चल रहा है। जैसे अपडेट आएगी आपको बताएंगे। और देखिए, आज इसलिए कहा जा रहा है कि नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि 31 मई ही है नामांकन की आखिरी तारीख। ऐसे में 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं, जबकि आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर उनकी जीत आसान दिखाई देती है। ऐसे में वो नाम तो घोषित कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? सहारनपुर के देवबंद की, जहां जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन आज भी चलेगा। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा। इसके बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन आज भी कई अहम मुद्दों पर जमीयत की बैठक में चर्चा होगी, ये बात बताई जा रही है। इससे पहले अगर कल की मीटिंग की बात कर ले तो मुसलमानों को लेकर के 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर के विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें से साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 266वीं रिपोर्ट की सिफारिश की गई कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए। इस पर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने का प्रस्ताव, इस पर भी मुहर लगी है। वहीं भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और आधिकारिक पहल नाम की एक स्थायी विभाग की भी डिमांड की गई है, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने के लिए रणनीति विकसित करना है। ये भी जान लीजिए कि जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में 25 राज्यों से लोग आए हैं और 1500 के करीब जमीयत के मेंबर्स हैं और इनकी मौजूदगी कुल संख्या में 2000 से ज्यादा बताई जा रही है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जो कि देवबंद में ही मौजूद है। आज 1 बजे तक कार्यक्रम होना है। कल के अगर कंक्लूजन को आप देखें, सारांश को देखें
सनुज, और आज होने वाले कार्यक्रम की बात कर ले, दोनों की डिटेल्स दीजिए। देखिए, कल का जो दिन था वो भी बेहद महत्वपूर्ण था और जो आज का दिन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कल 3 प्रस्ताव पास किए गए थे और इसी के साथ ही ये भी कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने के लिए 1000 सद्भावना जो संसद है वो की जाएंगी। देश के कोने कोने में जो उलेमा है वो जाएंगे और इस तरह के जो कार्यक्रम जैसा आपका देवबंद में हो रहा है, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। आज भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होना है, जिनमें से ज्ञानव्यापी प्रकरण की मैं बात कर लेता हूँ। मथुरा ईदगाह प्रकरण है, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। कॉमन सिविल कोड है, उस पर भी मंथन किया जाएगा और जो हिंदी को किस तरीके से और ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सके, इस पर भी मंथन होगा। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं कि किस तरीके से देवबंद में जो अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। बस कुछ ही देर बाद ये अधिवेशन शुरू होने वाला है और जमीयत उलेमा हिंद का जो राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी का जो अधिवेशन है वो ये हो रहा है। जो तमाम उलेमा है वो यहाँ पर आना और पहुँचना शुरू हो गए हैं। देश के कोने कोने से करीब 2500 जो उलेमा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ मंथन किया जा रहा है। देखिए, कल और आज की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कल देखिए, अगर हम जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी थे, उन्होंने जिस तरीके से तमाम बातें कही थी कि मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, और भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तलखी ज़रूर ये दिखी थी कि मुसलमानों के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, उनके रास्तों को रोका जा रहा है और एक तरफ भारत को अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ मुस्लिमों का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जा रहा है। सीधा उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधा वो एक तरीके से हमलावर ज़रूर दिखे। एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना की बात रही तो कहीं ना कहीं एक सरकार को लेकर तलखी भी ज़रूर नजर आई। और उसके बाद यदि अरशद मदनी साहब की बात करें तो उन्होंने सीधा कहा कि मुसलमान सड़कों पर ना उतरें, थोड़ा सब्र रखें, प्यार से मोहब्बत से, और प्यार और मोहब्बत से हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मुसलमान सड़कों पर बिल्कुल ना उतरें और जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं वो एक दिन आग में खुद फना हो जाएंगे। इसलिए प्यार मोहब्बत सब चीज़ को बनाए रखें। तो दोनों, अगर हम बात करें कि महमूद मदनी साहब की बात करें, अरशद मदनी साहब की बात करें, दोनों के जो बयानात थे वो बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे थे। आज भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव रखे जाएंगे और वो प्रस्तावों पर मंथन होगा और उसके बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जो यहाँ पर पास किए जाएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जमीयत उलेमा हिंद जो है मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है और कई बार इस संगठन ने ऐसे बड़े प्रस्ताव पास किए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में नई दिशा दिखाने में आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं एक नजीर बनने का काम किया है। तो आज भी यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम उलेमा है वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। करीब 9 सवा 9 बजे के करीब ये जो अधिवेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद करीब 1 बजे तक चलेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किए जाएंगे, चूंकि यहाँ जो अगर हम इस संगठन की बात करें तो करीब जो 23 राज्य है, 23 राज्यों में करीब 1700 यूनिट है और ये उलेमा उन्हीं यूनिट से जुड़े हुए हैं। जो प्रस्ताव यहाँ पास किए जाएंगे उन प्रस्तावों को लेकर ये उलेमा वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उन्हें जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव बताया जाएगा कि मुस्लिमों को इस तरीके से काम करना है। और यहाँ एक बात सबसे अहम ये देखने में रही, चूंकि जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो मुस्लिम युवाओं की शिक्षा पर खास फोकस यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। पूरी कोशिशें की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी आ जा रही है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जोड़ा जा सके, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। तमाम जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ देखिए कि जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, तमाम प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिए गए थे कि आज के दौर में कंप्यूटर की शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है और उसे किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाए, किस तरीके से युवाओं को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं एक बात की चिंता यहाँ पर ज़रूर दिखाई दी कि जो मुस्लिम युवा हैं उनको अभी उतना शिक्षित जितना होना चाहिए था वो उतने नहीं है। और एक कल सबसे खास बात यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद के इस अधिवेशन में ये देखने को मिली कि तमाम मुद्दों पर भले ही चर्चा की गई हो, कुछ जगह सरकार को लेकर तलखी भी भली रही हो, लेकिन एक बात यहाँ सबसे खास रही कि पानी जैसे अहम मुद्दे पर भी यहाँ चर्चा की गई। पानी को कैसे बचाया जाए, पानी वक्त की ज़रूरत है, पानी को ज़ाया ना ज़्यादा किया जाए, जैसे भी हो बेहतर इंतज़ाम किए जाए, पर्यावरण संरक्षण भी किया जाए। और खुद मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था कि पानी को ज़ाया होने से बचाना होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, पानी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने देवबंद का जिक्र किया कि यहाँ ज़रूर ऐसा है कि कुछ कम फीट पर पानी निकल आता है, लेकिन उन इलाकों की सोचिए कि जहाँ
पानी नहीं है और लोगों को तमाम यानी दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो जिस तरीके से सबकी नजरें टिकी हुई लोगों थी, की समस्याएं, पानी और इसके साथ साथ किस तरीके से मुस्लिमों को एकजुट करना है, और बात ये भी सामने आती है ऐसे संगठनों से कि सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है। ये तमाम चीजें हैं जो इसका एलिमेंट रही हैं, और आगे जो अपडेट आएगी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सनुज, शुक्रिया सनुज, हमारे सहयोगी। किसान संगठनों में फूट के बाद आज मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव में बालियान खाप किसान मजदूर महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें सर्व खाप महामंत्री सुभाष बालियान, बालियान खाप के अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल होंगे। साथ ही कई खापों के मुखिया और प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। किसानों के लिए कई समस्याओं को लेकर की महापंचायत बुलाई गई है, जैसे कि इस बैठक में किसानों पर बढ़ रहे बिजली के बिल के बोझ की बात होगी, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही पंचायत का उद्देश्य बिखरे हुए किसानों को एकजुट करना भी है। सभी खापों के चौधरी भारतीय किसान यूनियन के। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। खबर आ रही है 11 केवी पैनल और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के कारण आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। खबर आ रही है, और ये टाइम है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की सप्लाई पर असर पड़ेगा। कहां-कहां? अशोक मार्ग, मीराबाई मार्ग और शक्ति भवन इलाके में इसका असर देखा जाएगा। तो देखिए 11 केवी पैनल ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के लिए आज कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आपूर्ति पर असर रहेगा। कहां पर? अशोक मार्ग पर, मीराबाई मार्ग पर, शक्ति भवन, ये वो इलाके हैं जहां पर ये टेस्टिंग चल रही है, जिस वजह से बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। तो पावर कट की समस्या हो सकती है इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। अशोक मार्ग है, मीराबाई मार्ग है, शक्ति भवन है, आसपास के लोगों के लिए 11 बजे से 5 बजे का वक्त पावर कट हो सकता है यहां। संभल से खबर है, एक बार फिर आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई है। मारपीट और फायरिंग में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोप यह है कि ग्राम प्रधान की दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद होता है। इसके बाद अपने साथियों के साथ दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और हमला बोल देते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग की आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर ली है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 11 लोग घायल हो गए थे। 4 की हालत तो नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें भी आई है, देखिए। देख रहे हैं आप, ये प्रधान के 2 पक्ष हैं। पूरे विवाद ने ये शक्ल ले ली। आगे बढ़ते हैं, खबर बुलंदशहर से है। यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले 9 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। आरोप उसके ही सहपाठी पर लगा है। मामला बुलंदशहर नगर के कोतवाली क्षेत्र के धमेरा रोड पर मदरसे का बताया जा रहा है। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मदरसे की छत पर शव मिला है और इसके बाद हड़कंप की स्थिति है, और मदरसे में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की हत्या कर दी। अब इस दूसरे स्टूडेंट को, छात्र को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, मदरसे में कत्ल करने जैसी परिस्थिति, कत्ल कैसे किया और 9 साल के छात्र ने किया है। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से। 9 साल का बच्चा था जो नीमखेड़ा गाँव का रहने वाला, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था, और उसका एक साथी था जो उससे थोड़ा बड़ा था, वो भी उसी मदरसे में पढ़ रहा था। उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है, ईंट से मारकर। पुलिस मौके पहुंची है, हमारी फील्ड यूनिट मौके पहुंची है और वहाँ कार्रवाई करा ली गई है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों से तहरीर ली गई है और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई। लखनऊ से खबर है, अवैध वसूली के कारण एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बर्खास्त किया गया है। ठेकेदार से पैसा मांगने के आरोप में पावर कारपोरेशन ने यह कार्रवाई की है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने विजय शंकर जौहरी को बर्खास्त किया है। 1 अप्रैल 2021 से ही निलंबित चल रहे थे जौहरी, अब इनकी बर्खास्तगी भी हो गई है। ठेकेदार से पैसा मांगने का आरोप है और अब पावर कारपोरेशन ने कार्रवाई की है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने विजय शंकर जौहरी को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि 2021 से निलंबित चल रहे थे, अब बर्खास्तगी की भी खबर आ गई है। ठेकेदार से अवैध वसूली का ये पूरा मामला था, इस पर एक्शन लिया गया है।